गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि थंबनेल आपके सामने है और थंबनेल आपको सूचित कर रहा होगा कि ये टॉपिक किस पे चलेगी। आज विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। आज पूरी कंप्लीट टॉपिक चलेगी विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। इस पे ये टॉपिक होगी जो हमारा विद्युत फ्लक्स होगा और जो हमारी गॉस की प्रमेय होगी। ये रुकने वाली टॉपिक नहीं है, ध्यान दीजिएगा। बात हमारी समझ में आ गई। पूरा का पूरा ये टॉपिक चलेगी, रुकेगी नहीं। तो चलिए हम गॉस की प्रमेय की चर्चा करते हैं, ठीक है, कि गॉस की प्रमेय हमारी क्या होती है। देर नहीं करना है, आइए हम बात करते हैं गॉस के प्रमेय की, ठीक है। गॉस के प्रमेय में देखिए, इसका प्रस्तावना इंट्रोडक्शन है। ये इंट्रोडक्शन क्या कहना चाहता है, आइए हम लोग देखें। ये इंट्रोडक्शन क्या कहना चाहता है गॉस के प्रमेय में, आइए हम लोग इसको देखें, जाने समझे। कहना चाहता है कि वैद्युत आवेश द्वारा उत्पन्न प्रभावों के अध्ययन का प्रारंभ प्रयोगात्मक आधार पर प्राप्त कूलम के नियम से हुआ। कूलम के नियम से हुआ, परंतु कूलम के नियम की बिंदु आवेश तक की सीमाओं के कारण इसे विस्तृत नहीं किया गया, मतलब बढ़ाया नहीं गया। मतलब कूलम अगर कहीं केवल वैलिड हो रहा था तो बिंदु आवेश तक वैलिड हो रहा था, उसके आगे कूलम का नियम हमारा वैलिड नहीं हो रहा था। और जब बच्चों हमारा कूलम का नियम उसके आगे वैलिड नहीं होगा, तो अब बताइए कि आवेश अगर ज़्यादा है, आवेश कम है, तो उनको कैसे पढ़ा जाए। तो उनको पढ़ने के लिए गॉस प्रमेय द्वारा सममित आवेश वितरण के लिए वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन संभव हो सका। इस अध्ययन में गॉस के प्रमेय का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के आवेश वितरणों के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन किया जाएगा। अध्ययन किया जाएगा मतलब इसका भी क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। बात हमारी समझ में आएगी, नहीं समझ में आई, ठीक है ना। मतलब इस हिसाब से इसका अध्ययन किया जाएगा, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। बात हमारी क्लियर हो गई, बात हमारी समझ में आ गई। ऐसा नहीं है कि बात हमारी समझ में नहीं आई। मतलब बिंदु आवेश तक आपका कूलम का नियम प्रभाव कर रहा था, उसके बाद जो हमारा नियम प्रभाव किया किसका था, गॉस के प्रमेय का नियम हुआ, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए, रुकना है नहीं, आगे बढ़ जाए। हाँ, इसमें पहली टॉपिक हमारी है, इसमें पहली टॉपिक हमारी है क्षेत्रफल सदिश। किसी चीज के क्षेत्रफल को तो हम जानते ही हैं, चाहे वो मान लीजिए हम बात कर लें वर्ग की, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई किसका क्षेत्रफल होता है, वर्ग का। ये मेरा वर्ग का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। किसी भी चीज का क्षेत्रफल जो होता है, लेकिन याद रखिए अब क्षेत्रफल सदिश की बात की है तो मतलब दिशा का होना भी जरूरी है, दिशा का होना भी जरूरी है। बात ध्यान दीजिए। अब कहता है कि अगर हमारे पास 2D वस्तु की बात हो रही है, 2D की, और एक होता है 3D की। 2D में जो हमारा क्षेत्रफल बनेगा वो हमेशा लंबवत बाहर की ओर होगा, क्षेत्रफल सदिश। और जो हमारा 3D होगा, यहाँ पे जो क्षेत्रफल सदिश बनेगा बच्चों, वो बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है। जो यहाँ क्षेत्रफल सदिश बनेगा वो बाहर भी हो सकता है बच्चों, अंदर भी हो सकता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब आगे हम चलते हैं, बढ़ते हैं। किसी समतलीय क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। किसी समतलीय क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। क्षेत्रफल की दिशा क्षेत्रफल पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा है, बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा है। अतः क्षेत्रफल ए को इस पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश एक वेक्टर ए से निरूपित कर सकते हैं, जिसकी लंबाई क्षेत्रफल के परिमाण ए को व्यक्त करती है। उसकी लंबाई किसको व्यक्त करती है, लंबाई व्यक्त करती है परिमाण ए को, और उसकी जो दिशा है किसको करती है, वेक्टर ए को। इस प्रकार
वेक्टर ए बराबर n कैप ए। इस प्रकार वेक्टर ए बराबर n कैप ए, जहां बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश एकांक वेक्टर है, तो वेक्टर ए क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। वेक्टर ए ही क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल सदिश। मान लीजिए ये हमारा है, ठीक है। अब इसके अनुदिश लंबवत बाहर की ओर हमारा क्या है? n कैप, और यहाँ तो वेक्टर ए इक्वल क्या हो जाएगा? n कैप, जैसे हम देखिए n कैप इक्वल हो जाएगा वेक्टर ए बाई ए, तो वेक्टर ए इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों? n कैप ए। वेक्टर ए इक्वल क्या हो जाएगा? n कैप ए। किसी भी 2D प्लेन का जो क्षेत्रफल सदिश होगा बच्चों, वो लंबवत बाहर की ओर होगा, और 3D का बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। बात समझ में आ गया? अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं किसकी? वैद्युत फ्लक्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वैद्युत फ्लक्स की बात करते हैं। वास्तव में वैद्युत फ्लक्स है क्या? वैद्युत फ्लक्स है क्या? जैसे मैं कहना चाहता हूं आपसे, ध्यान सुनिएगा, वैद्युत फ्लक्स क्या है, ध्यान सुनिएगा। मैंने मान लिया कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं किसी आवेश से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं। कितना निकल रही हैं? अब आवेश बताएगा भैया 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, कितनों है? तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं चल रही हैं। अगर वो किसी पृष्ठ से बाहर निकल गई, तो वो अब क्षेत्र रेखाएं ना रहकर वो फ्लक्स बन गई। वो क्षेत्र रेखाएं ना रहकर क्या बन गई बच्चा? फ्लक्स बन गई। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही हैं, आप एकदम सोचिए। अब इस पृष्ठ से वो बाहर निकल गई, और जब इस पृष्ठ से बाहर निकल गई, अब वो क्षेत्र रेखाएं नहीं रह गई, क्या बन गई? फ्लक्स बन गई। अब जितनी क्षेत्र रेखाएं इससे पास करेगी, उनका जो माप होगा वही वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा, और वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन भी किया जाता है। इसके क्षेत्रफल को बदलकर, इसके क्षेत्रफल को चेंज कर दिया जाए तो वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा। एरिया को बढ़ा या घटाकर, उसमें हम क्षेत्रफल को बढ़ा या घटाकर फ्लक्स में परिवर्तन कर सकते हैं। आइए देखिए क्या कहना चाहता है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र का गुण है, किसका गुण है? वैद्युत क्षेत्र का गुण है। वैद्युत फ्लक्स एक वैद्युत क्षेत्र का गुण है, पहले तो ये जानिएगा। हम जानते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है, एकदम सही। जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसको वैद्युत बल रेखाओं द्वारा निरूपित किया जा सकता है। जहां वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं बच्चों, वहां वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, ये भी बात सही है। और जहां बल रेखाएं दूर दूर होती हैं बच्चों, वहां वैद्युत क्षेत्र निर्बल होता है, ये भी बात भी सही है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है, इसे निरूपित करते हैं। यह एक अदिश राशि, किसे निरूपित करते हैं इसको? फाई ई से, फाई ई से। अगर कोई पूछेगा कि वैद्युत फ्लक्स क्या है, तो एक शब्दों में डेफिनेशन देंगे। वैद्युत, यहां से देंगे डेफिनेशन, देख लीजिएगा, यहां से डेफिनेशन देंगे। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। यही इसकी डेफिनेशन है, कि मतलब देखिए, वह काल्पनिक पृष्ठ जो वह काल्पनिक वैद्युत बल रेखाएं जिस पृष्ठ से निकलती हैं, जितनी निकलती हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, और यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं निकली, तो कैसे निकली? यहाँ से 1 2 3 4 हो गई, तो वही माप जो कहलाएगी वैद्युत फ्लक्स कहलाएगी, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स अगर आपसे कोई पूछेगा तो भैया वैद्युत क्षेत्र का गुण है, वैद्युत क्षेत्र का क्या है? गुण है, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से निकलेंगी, और जितनी निकलेंगी उनकी जो माप होगी वो वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा, उनकी जो माप होगी वो क्या कहलाएगा? वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा, ठीक है ना।
हाँ देखिए यहाँ पे कहता है फ्लक्स फाई इक्वल ई ए कॉस थीटा। देखिए यहाँ से निकली है, एंगल थीटा बन गया, ई हो गया, और ये परपेंडिकुलर इनकी एरिया बन गई, इसके साथ एंगल बन गया। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखिए ये जितनी, देखिए याद रखिएगा, यहाँ पे मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, ये फ्लक्स है, 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 ये दोनों फ्लक्स नहीं हैं क्योंकि इस पृष्ठ से पास नहीं की हैं। ये फ्लक्स है, ये फ्लक्स, ये फ्लक्स, ये फ्लक्स, ये फ्लक्स है, ये दोनों भी उस पृष्ठ से पास नहीं की हैं। यहां देखेंगे इस पृष्ठ से सभी पास की हैं, तो इन्हें हम कहते हैं, देखिए इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। ई क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, ई ए साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैं कहूंगा फाई इक्वल ई ए वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो फाई इक्वल ई ए कॉस थीटा, फाई इक्वल ई ए कॉस थीटा। फार्मूला मेरा याद रहे, फार्मूला सबको याद रहे, याद रखिए, ठीक है ना, फार्मूला याद रहे, याद रखिए। किसी एक के लिए है, संपूर्ण के लिए क्या होगा, संपूर्ण के लिए क्या होगा, संपूर्ण के लिए फाई ए बराबर होल इंटीग्रेशन ऑफ ए ई डी ए कॉस थीटा। चाहे ई ए कहिए चाहे ई डी ए कहिए, ये होल के लिए होता है, ये सभी के लिए होता है। फ्लक्स देखिए, फ्लक्स निकालने का एक कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला, फ्लक्स निकालने का ये कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला, ई पता होगा, डी ए पता होगा, कॉस थीटा पता होगा, तब तो जाके हम कहीं कहीं फ्लक्स निकाल पाएंगे, अन्यथा हम फ्लक्स निकाल नहीं पाएंगे। बात हमारी समझ में आ गई। ये संपूर्ण के लिए, किसी एक के लिए है। अब देखिए थीटा इक्वल अगर 0 डिग्री हो गया बच्चों, तो फाई ई इक्वल हो जाएगा ई ए। थीटा अगर बच्चों 90 डिग्री हो गया तो फाई ई हो जाएगा 0। थीटा अगर बच्चों हो गया, थीटा अगर आपका हो गया 180 डिग्री बच्चों, तो फाई ई हो गया माइनस ई ए, है ना। इस प्रकार से यहाँ पे आपका बनेगा फ्लक्स। फ्लक्स क्या होगा, किसी पृष्ठ से जब निकलेगा वो जाके फ्लक्स बन जाता है। क्या बन जाता है, हमारा फ्लक्स बन जाता है। बात हमारी समझ में आई, हमें तो नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम होगी। इसकी बीमा ध्यान से देखना, इसकी बीमा यम यल की पावर 3 यम यल की पावर 3 टी की पावर -3 ए की पावर -1 बीमा। मात्रक देखिए बहुत ज्यादा, एक नंबर में आपको इसका मात्रक पूछ लेगा, एक नंबर में आपको इसका मात्रक पूछ लेगा। इस बात को एकदम ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। मतलब इसके मात्रक को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। बात हमारा समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम भी हो जाएगा। बात हमारी समझ में आई। अब देखिए एक चीज और कह सकते हैं, ठीक है, इसका मात्रक वेबर भी होता है, इसका मात्रक वेबर भी होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, जो इनका मात्रक होता है बच्चों हम वेबर भी कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको हम वेबर नहीं कह सकते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, कहीं अगर आपको दिखाई देगा तो आप घबराइएगा मत, हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अगर लिख देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी कह सकते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? और इसको हम बोल सकते हैं भैया जो आपको बताए हैं वो भी आप बोल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी टॉपिक क्या है, इस पे चर्चा करते हैं। गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय
ध्यान दीजिएगा, गॉस की प्रमेय, ठीक है, गॉस की प्रमेय याद रखिए। गॉस ने अपनी प्रमेय को क्यों लाया, कि गॉस ने अपने प्रमेय को इसलिए लाया कि भैया मान लीजिए किसी भी पृष्ठ पे अगर आवेश वितरित है, क्या उनकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकाली जा सकती है? तो ये कौन नहीं निकाल पाया? कूलम। अगर मान लीजिए कोई पृष्ठ है, अब मान लीजिए कि बहुत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, बहुत ज्यादा उस पर आवेश है, क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकाली जा सकती है? एकदम निकाली जा सकती है, कूलम ने कहा। लेकिन न्यूटन जो उनका कूलम ने कहा कि केवल एक बिंदु आवेश की होगी तब मैं निकाल दूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा आवेश होंगे तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा। और बहुत ज्यादा आवेश पे एप्लीकेबल हुआ किसकी प्रमेय? गॉस की प्रमेय, ठीक है। गॉस की प्रमेय स्थिर वैद्युतिकी में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ, ठीक है, जिसमें गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं, से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश के बीच संबंध बताता है। क्या बताता है? संबंध। अब इसके अनुसार देखिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। ये हमारी डेफिनेशन है, ये इट इज माई डेफिनेशन, यह मेरी परिभाषा है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। माना माना ठीक है, कोई आपका गोला है, यहाँ पे आपको आवेश दे दिए, प्लस क्यू आवेश रखा है। अब इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी? बाहर की तरफ। ई किधर हो जाएगी? बाहर की तरफ हो जाएगी। यहीं से मैंने एक छोटा सा पार्ट काट लिया जिसका नाम दिया डीए। इसका डीए भी किधर हो जाएगा? बाहर की तरफ। इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो अब बंद, इन्होंने कहा था बंद पृष्ठ के अंदर आवेश होना चाहिए। बंद पृष्ठ के अंदर क्या होना चाहिए? आवेश। तो इन्होंने क्या कहा? फाई कुल फ्लक्स होल इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, फाई इक्वल होल इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, क्योंकि थीटा इक्वल 0 डिग्री। ई आपका बाहर आ गया, डीए होल ऑफ डीए, डीए की वैल्यू हो जाएगी, डीए की वैल्यू ये आर हो गया मान लीजिए हमारा 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि गोला है, गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल, तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर फाई ई, ठीक है। अब देखिए E इक्वल एक बिंदु, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे r स्क्वायर गुने 4 पाई r स्मॉल r, 4 पाई r स्क्वायर। देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, यहाँ अरे यार यहाँ वाला कैंसिल करो, कैंसिल हो गया। r स्क्वायर कैंसिल हुआ, कितना बचा? q अपान एप्सिलॉन नॉट। मतलब वैल्यू जो बची हमारी, वैल्यू जो हमारी बची वो बची फाई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा कूलम क्या नाम है, गॉस की प्रमेय है। अब गॉस की प्रमेय कितना इजी कर दी भाई। एप्सिलॉन नॉट आपको पता है, एप्सिलॉन नॉट आपको पता है 8.85 गुणे 10 की पावर -12, ठीक है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बोलिए, कूलम्ब स्क्वायर पर कितना हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा। और क्यू आपका क्या है? आवेश है। और याद रखिए आवेश कहाँ होना चाहिए? पृष्ठ में। अब गॉसियन पृष्ठ की कुछ विशेषताएं हैं। पहला, यह एक बंद पृष्ठ होना चाहिए जिससे कि उन बिंदुओं के बीच जो पृष्ठ के भीतर हैं, पृष्ठ पर हैं अथवा पृष्ठ के बाहर हैं, उनके बीच स्पष्ट अंतर किया जा सके। पृष्ठ के भीतर, पृष्ठ पर, पृष्ठ के बाहर, तीन चीजें हो सकती हैं। यह पृष्ठ उस बिंदु से गुजरना चाहिए जहां पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो।
ये पृष्ठ उस बिंदु से गुजरना चाहिए जहां पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो, उस बिंदु से गुजरना चाहिए। पृष्ठ की आकृति स्रोत के सम्मित होनी चाहिए, जो आपका सोर्स होगा उससे सम्मित होनी चाहिए, जिससे कि क्षेत्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत हो अथवा परिमाण में नियत हो। ऐसा नहीं कि जैसा मन का तैसा बना लीजिए। जो आकृति होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, सम्मित होनी चाहिए, और सम्मित होगी आकृति तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। याद रखिए, अगर सम्मित आकृति है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने कहा यदि वैद्युत फ्लक्स रेखाएं पृष्ठ के अंदर जाएगी तो भैया मान लीजिए कि हमारी वैल्यू निकलेगी, पृष्ठ से बाहर जाएगी तो मुझे मतलब नहीं है। आवेश पृष्ठ के अंदर होगा तब तो हम ठीक हैं, हमारा काम है। पृष्ठ के बाहर है तो हमारा काम नहीं है, तो वहां पे पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इन्होंने अपना अनुप्रयोग दिया, उस अनुप्रयोग से हमको क्या करना है, काम करना है। इन्होंने क्या अनुप्रयोग दिया, आइए उस पर चर्चा करते हैं, उस पर क्या करते हैं, बातें करते हैं। ठीक है, अनुप्रयोग देखिएगा इनका। गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग, कितने अनुप्रयोग हैं, 3 अनुप्रयोग हैं। गॉस के प्रमेय के कितने अनुप्रयोग हैं, 3 है। पहला अनंत तार के कारण विद्युत क्षेत्र, अनंत प्लेट शीट के कारण विद्युत क्षेत्र, एक समान गोली या चालक गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 3 इसको बताना है। पहला अनंत तार के कारण विद्युत क्षेत्र, पहला जो हमारा होगा क्या होगा, अनंत तार के कारण विद्युत क्षेत्र। हेडिंग, अनंत तार के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, आइए मान लीजिए ये हमारा अनंत तार है, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, इस पर हमने आवेश क्या कर दिया, वितरित कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है मैं कह नहीं सकता हूँ, क्वेश्चन आना ही आना है यहाँ से, ये कंफर्म जानिए। और ये कहाँ तक है, माइनस इनफाइनाइट, ये कहाँ तक है, प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, अब इसमें कंडीशन क्या हुई, आइए देखा जाए। इसमें कंडीशन हुई, अब सममिति, अब मुझे गॉसियन पृष्ठ बनाना है, तो जो इसमें गॉसियन पृष्ठ बनेगा वो बनेगा आपका बेलनाकार पृष्ठ। कैसा पृष्ठ बनेगा, बेलनाकार पृष्ठ। इस बेलनाकार पृष्ठ की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, यल होगी, लंबाई कितनी होगी, और इस पृष्ठ में रेखीय आवेश वितरण, जो रेखीय आवेश वितरण लैम्डा होगा वो Q बाई यल होगा। तो Q बराबर होगा लैम्डा इंटू यल। ये हमारा रेखीय आवेश वितरण की बात है। बात समझ में आ गया। अब आइए ध्यान से देखिए, पृष्ठ फर्स्ट, पृष्ठ सेकंड, पृष्ठ थर्ड। ठीक है, ये पृष्ठ इस प्रकार के पृष्ठ है, इस प्रकार के पृष्ठ है, ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार के पृष्ठ है। एक पृष्ठ ये, एक पृष्ठ ये, एक पृष्ठ नीचे। तो देखिए यहां सब वैद्युत क्षेत्र कैसे निकलेगा, वैद्युत क्षेत्र सब में देखिए इधर से निकले, ये वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत क्षेत्र, मतलब यहाँ अनंत वैद्युत क्षेत्र निकलेंगे। तो मुझे ज्यादा परेशान नहीं होना है, एक ऊपर से निकाल दीजिए और एक बीच से निकाल दीजिए और एक यहां से निकाल दीजिए, एक यहां से निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है, वैद्युत क्षेत्र गया। अब यहाँ पे कोई पृष्ठ ले लीजिए, कोई पृष्ठ ले लीजिए, यहाँ पे एक पृष्ठ लीजिए जिसको आप बोलिए डीए, क्योंकि अब ये फ्लक्स बन गया। अब डीए आपका ये हो गया, ये आपका ई हो गया, 20 का एंगल हो गया 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ एक पृष्ठ ले लीजिए, यहाँ एक पृष्ठ ले लीजिए, और जो पृष्ठ ऐसे है, ऐसे ये पृष्ठ है तो लंबवत होगा, जो आपका क्या नाम उसका होता है, क्षेत्रफल सदिश लंबवत बाहर की ओर, इसका क्षेत्रफल सदिश लंबवत बाहर की ओर,
डी ए आपका ये होगा, ई आपका ये होगा, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। इसका हो जाएगा लंबवत नीचे की ओर, ये आपका यहाँ पे ले लेंगे पृष्ठ, यहाँ पृष्ठ लेंगे तो लंबवत नीचे की ओर ये हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, सॉरी ये हमारा डी ए हो जाएगा, ये हमारा ई हो जाएगा, और यहाँ पे जो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई नेट मतलब कुल इक्वल φ1 φ2 φ3 जोड़ देंगे तीनों को, तो लिखेंगे फाई नेट इक्वल φ1 होल इंटीग्रेशन 1 ई डी ए कॉस थीटा प्लस होल इंटीग्रेशन 2 ई डी ए कॉस थीटा प्लस होल इंटीग्रेशन 3 ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, पहले के आगे थीटा कितना है बेटा 90 डिग्री, दूसरे के आगे थीटा कितना है बेटा 0 डिग्री, तीसरे के आगे थीटा कितना है बेटा 90 डिग्री। तो अगर मैं लिखूंगा फाई नेट, तो जो मेरा फाई नेट होगा ई डी ए कास 90, ठीक है, प्लस दूसरा ई डी ए कास 0 प्लस तीसरा ई डी ए कास 90। कास 90 की वैल्यू बच्चों क्या होती है 0, तो ये पूरा 0 प्लस दूसरा ई डी ए, क्योंकि कास 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, और प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, कितना बचेगा फाई नेट इक्वल ई इंटू डी ए। ठीक है, ई इंटू डी ए। अब देखिए ई बाहर आ गया, ई बाहर आ गया, अब बचा आपका डी ए, क्या बचा डी ए। देखिए अब मैं डी ए की बात करूंगा, अगर मैं डी ए की बात करूं, डी ए इक्वल 2 पाई आर एल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब इसके सामने इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो यहां रखूंगा मैं फाई नेट इक्वल ई इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है, अब कहने जा रहा हूं गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय क्या बोलेगी, गॉस की प्रमेय कहेगी फाई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 1 और 2 से। देखिए 1 और 2 का फाई बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर, ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो ई इक्वल 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। बात मेरी ध्यान दीजिएगा, ऊपर नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ई इक्वल 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू बाई आर। अब क्यू इक्वल कितना है लैम्डा बाई एल, क्यू इक्वल कितना है लैम्डा बाई एल, तो ई इक्वल 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई एल आर न्यूटन पर कूलम। मतलब जो कूलाम ने नहीं कर पाया वो गॉस ने कर दिखाया,
जो कूलम्ब ने नहीं कर पाया वो गॉस ने कर दिखाया। कूलम्ब एक बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे और गॉस एक सतत आवेश की तीव्रता निकाल के दिखा दिए कि ये तीव्रता होती है किसी सतत आवेश की, ये तीव्रता होती है किसी सतत आवेश की। बात समझे कि नहीं समझे? किसी सतत आवेश की ये तीव्रता होती है। ये किसने बता दिया? गॉस ने बता दिया। कि इस प्रकार आप देखेंगे, इस प्रकार आप जानेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि एक सतत आवेश की क्या होती है? तीव्रता होती है। ठीक है ना? आगे बढ़ जाए। इनमें एक ग्राफ बना दीजिएगा, एक ग्राफ बना दीजिएगा ई और आर के बीच में। एक मैं बताऊं, छोटा सा बना रहा हूं, ई और आर के बीच में एक ग्राफ। ये ई और आर के बीच में एक ग्राफ है, इसको बना दीजिएगा। जब पूरा लगा लीजिएगा तो ई और आर के बीच में क्या बना दीजिएगा? ग्राफ बना दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप पूरा इसको हल कर पाएंगे। ठीक है ना? तो ये हमारा हो गया क्यू एल 2 लैम्डा बाई आर। हाँ, एक बात और है, यहाँ से यल भी जाएगा ना, यहाँ से यल जाएगा, यल से यल क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यल से यल आपका कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका ई इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर न्यूटन पर कूलम। ये ई इक्वल हमारा बच जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए पढ़ लीजिएगा, आगे बढ़ते। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जितना इंपॉर्टेंट नहीं कह सकता हूं उतना इंपॉर्टेंट ये है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए सीट वाला देखें अब। सीट वाले का मतलब क्या है हमारा? अनंत विस्तार का समतल आवेशित चालक, अनंत विस्तार का समतल आवेशित चालक, अनंत विस्तार का समतल आवेशित चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। अब देखिए, अब उसको मैं चलूंगा, उसको देखूंगा, उसको बनाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है ना? चलिए, ठीक है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक अनंत विस्तार की एक आपकी चादर हो गई। बात हमारी समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है ना? अब अनंत विस्तार में मैं इसमें आवेश देखिए इसके पृष्ठ पर आवेश आएगा। कहाँ आएगा? पृष्ठ। आवेश किसी भी को दिया जाता है ना, तो आवेश जो वितरित होता है वो पृष्ठ पर होता है। आवेश कहाँ वितरित होता है? पृष्ठ पर। पृष्ठ पर आवेश वितरित हो जाएगा। ठीक है, उसके पृष्ठ पर आवेश क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब यहां से भाई अब गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो मैंने एक गॉसियन पृष्ठ बनाया, जो ये पास किया, यहां से आर दूरी पर, कितने दूरी पर? आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां पे हमको वैद्युत क्षेत्र की क्या बतानी है? तीव्रता। आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां पे हमको क्या बतानी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। बात हमारी समझ में आई? ठीक है, अब क्या करना, ध्यान सुनना। और ये हमारा P डैश है, इधर बतानी है। ठीक है, वो हमारा P है, वो हमारा P डैश है, उस पर आपको बतानी है क्षेत्र की तीव्रता। अब आवेश इसके ऊपर पूरा वितरित हो गया, इसके अंदर है आवेश, इसके अंदर है पूरा, इसके अंदर आवेश है,
इस पृष्ठ के अंदर आवेश है, यहां पूरा वितरित है, पूरा आवेश इस पृष्ठ के अंदर है, ठीक है ना। अब आपको क्या लेना है, अब आपको क्या लेना है, अब आपको यहां पे देखिए, अब ध्यान देना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी हो जाएगी बाहर की तरफ E, इधर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी बाहर की तरफ E। क्लियर है। अब इस पे जो आप पृष्ठ लेंगे, अब इस पे जब आप पृष्ठ लेंगे तो इसकी भी हो जाएगी DA भी किधर हो जाएगा बाहर, इधर आप पृष्ठ लेंगे, इसका भी पृष्ठ DA किधर हो जाएगा बाहर, दोनों का पृष्ठ DA किधर हो जाएगा बाहर। इसकी तीव्रता भी ये हो जाएगी, इसकी भी तीव्रता ये हो जाएगी। जब इसका आप पृष्ठ लेंगे तो ये जाएगा ऊपर DA और ये हमारा रहेगा E, जिसके बीच का एंगल कितना हुआ 90 डिग्री, यहां एंगल हुआ 0 डिग्री, यहां एंगल हुआ थीटा इक्वल 0 डिग्री हो गया, ठीक है ना। ये हमारा पृष्ठ बन गया, ठीक है। बात समझे कि नहीं समझे, इस बात को ध्यान देना, है हमारा क्या बन गया, पृष्ठ बन गया, ठीक है। अब देखिए अनंत विस्तार की चादर है, सममित के कारण तीव्रता आपकी समान बन गई है, सममिति के कारण तीव्रता, उधर की भी तीव्रता इधर की भी तीव्रता कैसी बन गई है, समान। बात समझे। गॉसियन, गॉसियन पृष्ठ, ये हमारा गॉसियन पृष्ठ है, कौन सा पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आइए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो फाई नेट इक्वल फर्स्ट EDA cos थीटा, सेकेंड EDA cos थीटा, थर्ड EDA cos थीटा हो गया, होल इंटीग्रेशन संपूर्ण। क्या हो जाएगा, फर्स्ट के कितना डिग्री 0 डिग्री, थीटा 0, थीटा 90, थीटा 0, ठीक है। यहाँ थीटा 0 हो गया तो हमारा कितना बच गया, EDA प्लस ये 0 प्लस EDA, ठीक है। अब आपका यहाँ कितना बच गया, EDA प्लस EDA, ठीक है बच्चों। अब देखिए EDA कितना हो जाएगा आपका 2EDA, 2EDA, तो मतलब 2 आपका 2E कॉमन बचा, कितना आपका DA बचा, आपका कितना DA। इस बात को ध्यान देना, यहाँ पे क्या बचा है हमारा D इंटू A बचा है, ठीक है। और सभी जगह पे ये समान है, तो मैं बता सकता हूं कि जो DA की वैल्यू हो जाएगी A हो जाएगी, DA की वैल्यू मतलब इससे निकलने वाला जो होगा वो 0 होगा, ऐसे ऐसे जो निकलेगा वो आपका मिल जाएगा। तो हो गया 2EA फाई E इक्वल फाई नेट फाई E इक्वल, तो E इक्वल अब क्या होगा, अब क्या होगा सुन लेना। यहाँ पे एक चीज हमको जाननी थी, यहाँ पे एक चीज जाननी थी, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q बाई ए, तो Q बराबर सिग्मा इंटू ए, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या कहती है, फाई ई इक्वल Q अपान एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 1 और 2 से बच्चों, समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 जब निकालेंगे हमारा हो जाएगा 2A इक्वल Q अपान एप्सिलॉन नॉट, तो E इक्वल Q अपान 2A एप्सिलॉन नॉट, 2A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब मुझे पता है Q बराबर सिग्मा इंटू ए,
तो E बराबर सिग्मा ए अपान 2a एप्सिलॉन नॉट, ए से कट गया, तो E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। ये किसी समतल चादर की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। किसी समतल चादर पे वैद्युत क्षेत्र की क्या होती है? तीव्रता होती है। अगर कोई समतल चादर है तो उस समतल चादर पे वैद्युत क्षेत्र की क्या होती है? तीव्रता होती है। ठीक है ना? बात हमारी समझ में आई? ऐसा नहीं है ना कि समझ में नहीं आया, एकदम आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। चलिए आइए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे यहीं पे थोड़ा सा आप कुछ आगे बात बढ़ जाएगी, कुछ आगे बात बढ़ जाएगी, जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा। चले ना, देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा सभी लोग अच्छे से। थोड़ा इस फिगर के बारे में नोट भी कर लीजिएगा, पेपर में जब आएगा तो इस फिगर के बारे में भी आपको बताना रहेगा। पेपर में इस फिगर के बारे में बता देंगे तो आपका काम क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा। चले ना, ठीक, चल रहे हैं। चलिए देखिए, अगली हेडिंग है आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना अनंत लघु मोटाई का समांतर प्लेट जिस पर समान रूप से धन आवेश वितरित है। धन आवेश क्या है? वितरित है। जिसकी पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, तो प्लेट के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लेट के बाहर आपको क्या चाहिए? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो प्लेट है, प्लेट के बाहर आपको क्या चाहिए? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बात को ध्यान दीजिएगा। बिंदु P पर प्लेट के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए, ये हमारी प्लेट है, ठीक है, प्लेट है, और इधर प्लस Q आवेश वितरित है, इधर भी प्लस Q आवेश वितरित है, इधर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, इधर पृष्ठीय आवेश घनत्व तो आपका क्या है? सिग्मा। बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ से r दूरी पर, कुछ दूरी पर एक बिंदु P है जिसपे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन रही है। देखिए, पृष्ठ 1 है, पृष्ठ 2 है। अब देखिए, 1 के कारण भी तीव्रता बाहर की ओर होती है, 1 के कारण भी तीव्रता बाहर की ओर होती है, क्योंकि प्लस की तीव्रता किधर होती है? बाहर की ओर, E1, ठीक है ना? और 2 के कारण भी तीव्रता किधर होगी? बाहर की ओर, E2। तो जो नेट होगा, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगी E1 प्लस E2, क्योंकि ये दिशा समान है, दिशा एक ही तरफ है, तो E1 प्लस E2 हो जाएगा। तो समतल के क्या होता है? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम हो जाएगा आपका 2 एप्सिलॉन नॉट 2 सिग्मा, 2 से 2 गया, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगला ये वाला हो जाएगा ऐसे। अगला प्रोसेस है, अगला
अगला है समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर, समान पृष्ठ घनत्व की, समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण अचालक प्लेट पर अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की क्या बतानी है आपको? तीव्रता। ठीक है, इसमें आपको वैद्युत क्षेत्र की क्या बता देनी है? तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, आइए इसमें देख लिया जाए, जिससे कि कोई हम लोगों को प्रॉब्लम या दिक्कत ना आए। ठीक है ना, एक पॉजिटिव हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। एक पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नेगेटिव। एक प्लेट, प्लेट 1 पॉजिटिव, प्लेट 2 नेगेटिव। चलिए, एक तीव्रता आपकी किधर? इधर। एक तीव्रता आपकी P डैश बाहर, मतलब एक P पॉइंट पे, एक P डैश पॉइंट पे, एक P पॉइंट पे, एक P डैश पॉइंट पे, चले ना? एक P पॉइंट पे, एक P डैश पॉइंट पे। देखिए, प्लस की किधर होती है? बाहर की तरफ, हो गया E1। माइनस की किधर होती है? अंदर की तरफ, हो गया E2। देखिए, माइनस की अंदर की तरफ, प्लस की बाहर की तरफ। प्लस बाहर जा रहा है और माइनस अंदर जा रहा है। ठीक है ना, क्लियर? अब देखिए, यहां से देखिएगा, माइनस की अंदर की तरफ, अंदर की तरफ E2, प्लस की बाहर की तरफ E1। ठीक है, बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E बराबर E1 प्लस E2, E बराबर E1 प्लस E2, E बराबर E1 प्लस E2, क्योंकि E1 भी उधर है, E2 भी इधर है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, E1 प्लस हमारा क्या आ जाएगा? E2 आ जाएगा। तो E1 का सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट अपान 2 हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। बिंदु P डैश पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी हमारी? E इक्वल E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल 0। क्यों? क्योंकि एक इधर है और एक इधर है, तो E1 माइनस क्या हो जाएगा? E2 हो जाएगा, जिससे दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। बात समझ में आएगी? नहीं समझ में आया? इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगर इस चीज़ को हम लोग ध्यान देंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हाँ, यहीं पे एक चीजें अगर अलग हो जाती, यहीं पे एक चीजें अलग हो जाती, अगर कह देता ये प्लस Q1 है पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये माइनस Q1 है पृष्ठीय आवेश घनत्व, तब आप क्या करते? तब अंदर वाले में क्या लिखते आप? अंदर वाले में लिखते Q1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 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 हो जाएगा ना, ये सॉरी प्लस, प्लस ये Q1 ये Q2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए, जो हमारा Q2 है वो नेगेटिव साइन का है, जो हमारा Q2 है वो किस साइन का है? नेगेटिव साइन का है। और जो हमारा Q1 है वो किस साइन का है? जो हमारा Q1 है वो किस साइन का है? पॉजिटिव साइन का है। Q2 नेगेटिव साइन है और Q1 आपका कौन साइन है? पॉजिटिव साइन है। याद रखिएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हाँ, ये जब इसको रखा जाता है तो इसके चिन्ह सहित नहीं रखा जाता है। तो ये हमारा, अगर मैं आंसर लाना चाहूँगा तो 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। E इक्वल कब? जब ये दोनों ऐसा होंगे तब। फिर E इक्वल मैं चाहूँगा इसके बाहर निकालना है, तो E1 माइनस E2, E1 माइनस Q1 हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस तो रखना नहीं है, तो इनको निकालोगे तो 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट Q1 और माइनस Q2 हो जाएगा। ये वैल्यू वहाँ पे आ जाएगी। तो इस प्रकार से इस चादर को हम लोग को क्या करना है?
ध्यान से देखना है, ध्यान समझना है, तब जाके हम लोग कुछ कर पाएंगे। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा था गोलीय अचालक एक मिनट रुक जाए, थोड़ा देख लिया जाए क्या था हेडिंग पीछे देख लिया जाए। एक समान गोली अचालक गोले के भीतर बाहर सब एक समान गोलीय अचालक पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीन प्रकार से बनेगी। पहला पृष्ठ के बाहर, दूसरा पृष्ठ पर, तीसरा पृष्ठ के अंदर। तीन बनेंगे। पृष्ठ के बाहर देखा जाएगा, मैंने मान लिया कि हमारे पास एक गोली है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, आवेश पूरा वितरित है भैया, कहाँ वितरित हो जाएगा? ऊपर। तो प्लस 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 आवेश हमारा वितरित हो जाएगा हर तरफ मैंने प्लस क्यू आवेश दिया, आवेश हमारा क्या हो गया? वितरित हो गया। ठीक है ना, आवेश जब गोले को आप आवेश देंगे ना, उसके चारों ओर आवेश क्या हो जाएगा? पूरा आपका आवेश क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा। बात हमारी समझे कि नहीं समझे? और मैंने माना इसकी त्रिज्या जो है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, मैंने मान लिया इसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर है इसकी त्रिज्या। ठीक है, अब यहां से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पे आपको वैद्युत क्षेत्र की क्या बतानी है? तीव्रता। बाहर बतानी, बाहर की बात कर रहा हूं। ये यहाँ पे क्या है? स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से, बाहर की बात कर रहा हूं। अब सुनिएगा ध्यान से। तो मैंने अब देखिए यहाँ से ध्यान से, जब इसको पृष्ठ से यहाँ फ्लक्स रेखाएं, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, अब यहाँ पे सुन लीजिए, पहले ध्यान सुनो। गई तीव्रता। मैंने एक गॉसियन पृष्ठ लिया। कौन सा पृष्ठ लिया? गॉसियन पृष्ठ लिया। और गॉसियन पृष्ठ पे मैंने जब निकाला तो E आपका बाहर और DA भी बाहर, बीच का एंगल कितना आया आपका? 0 डिग्री। कितना आ गया? 0 डिग्री। ये आ गया हमारा। तो मुझे पता है फाई इक्वल होल इंटीग्रेशन ऑफ E DA cos थीटा। तो फाई इक्वल होल इंटीग्रेशन E DA, E बाहर आ गया, DA, और हमारा DA हो जाएगा 4 पाई कितना? स्मॉल आर स्क्वायर की कैपिटल आर स्क्वायर। जल्दी बोलिए, स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ सिग्मा बराबर हो जाएगा Q बाई ए। तो सिग्मा बराबर Q अपान क्या नाम इसका होता? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी बात किया, इसका त्रिज्या कैपिटल आर है। ठीक है, तो फाई इक्वल E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय क्या बोलेगी हमसे? कहेगी जो फाई इक्वल होगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। तो जब मैं यहाँ रखने जाऊँगा वैल्यू को समीकरण 1 और 2 से वैल्यू को रखने जाऊँगा, तो क्या बन जाएगा हमारा? फाई क्या नाम है? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। मुझे पता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू कितनी है बच्चे? सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल Q। हो जाएगा
सिग्मा अपान 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल, तो हमारा बचा ई इक्वल कितना, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर बटे स्मॉल आर का होल स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। ये हो गया बाहर की तरफ। ये किधर हो गया, मतलब इस पृष्ठ के बाहर, इस पृष्ठ के आर दूरी पे बाहर हो गया। जो हमारी पृष्ठ है उस पृष्ठ से कहाँ हो गया, बाहर हो गया। अब मैं पृष्ठ पर की बात करूंगा, अगर मैं पृष्ठ पर की बात करूंगा तो उस पे आइए बात करूं पृष्ठ पर। तो जो पृष्ठ पर होगा, पृष्ठ पर मान लीजिए हमारा पृष्ठ था कैपिटल आर, यहां प्लस आवेश स्थित था, अब जो गॉसियन पृष्ठ हमको बतानी है वो इसी पृष्ठीय पे बतानी है, इसी पृष्ठ पे ही बतानी है गॉसियन पृष्ठ। तो ये हमारी हो जाएगी गॉसियन पृष्ठ हो जाएगी, इस पृष्ठ पे ही बतानी है। अब यहां से यहां तक स्मॉल आर हो गया, बाहर निकालोगे तो ई और इसको निकालोगे तो डी ए, ई और डी ए बाहर हो गए हमारे, पृष्ठ पर हुए, मतलब स्मॉल आर किसके बराबर हो गया, कैपिटल आर के बराबर। तो फाई ई इक्वल होल इंटीग्रेशन ई डी ए cos 0 डिग्री, तो फाई ई इक्वल होल इंटीग्रेशन ई डी ए, तो फाई ई इक्वल ई बाहर, तो डी ए मतलब 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय, तो गॉस की प्रमेय यहाँ क्या बोलेगी, फाई ई इक्वल हमारा हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, समीकरण एक और दो से, समीकरण 1 और 2 से करेंगे तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो ई इक्वल 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। मुझे पता है सिग्मा इक्वल क्यू बाई ए, तो क्यू बराबर क्या नाम है, क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और ये भी हम जानते हैं, ई इक्वल 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू मतलब कितना है, सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपान स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई आपस में कट गया। अब आपको पता है कैपिटल आर बराबर है स्मॉल आर के, तो ये दोनों कट जाएगा, तो ई इक्वल सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। ये पृष्ठ पर हो जाएगा, ये पृष्ठ पर हो जाएगा, ये कहाँ हो जाएगा, पृष्ठ पर। अब मैं बात करूंगा पृष्ठ के अंदर, किस पे बात करूंगा, पृष्ठ के अंदर। अगर मैं पृष्ठ के अंदर की बात कर रहा हूं तो आइए देखिएगा, पृष्ठ के अंदर वैद्युत क्षेत्र, पृष्ठ के अंदर, जब पृष्ठ के अंदर की बात करूंगा तो ये हमारा पृष्ठ प्लस 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 प्लस, ठीक है। आवेश देखिए, किसी भी पृष्ठ को आवेश दिया जाता है तो उसके पृष्ठ के ऊपर जाके वितरित हो जाता है, तो क्यू। अब देखिए यहाँ पे कैपिटल आर, अब पृष्ठ के अंदर मुझे चाहिए, तो ये हमारा हो गया पृष्ठ के अंदर, ये हमारा हो गया स्मॉल आर, स्मॉल आर छोटा है कैपिटल आर से यहाँ पे, ठीक है। अब जब यहाँ की बात करूँगा तो ये हमारा पृष्ठ हो जाएगा, ये हमारा ई हो जाएगा और ये हमारा डी ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो फाई इक्वल ई डी ए cos 0 डिग्री, तो फाई ई इक्वल ई बाहर डी ए, तो फाई ई इक्वल ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। गॉस की प्रमेय से इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बच्चों, तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो ई इक्वल 1 अपान 4 पाई आर स्क्वायर अपना क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ क्यू इक्वल 0, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश नहीं है, और जो गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश नहीं होगा तो
ई इक्वल 0, तो यहाँ पे ई 0, क्योंकि क्यू 0 तो ई भी क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब अगर गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश नहीं होगा तो यहाँ की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, हमारी 0 हो जाएगी। जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, इस बात को एकदम ध्यान दीजिएगा। ये हमारा यहाँ पे लास्ट टॉपिक था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि इसमें एक वो बता दे रहे हैं, इसमें एक वो बता दे रहे हैं, ध्यान सुनिए क्या बताएंगे। ग्राफ, ठीक है, कैपिटल आपका क्या हो गया, आर हो गया, कैपिटल क्या हो गया, आर हो गया, ठीक है ना। चलिए ठीक है, ये हमारा कैपिटल आर हो गया, इसको ध्यान देना है। ठीक है, ये 0 हो गया, ये कैपिटल आर हो गया, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी जो हमारा क्या हो गया, स्मॉल आर हो गया, जो हमारा क्या हो गया, स्मॉल आर हो गया। बात ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या हो गया, स्मॉल आर हो गया, वो हमारा हो गया कैपिटल आर हो गया। ठीक है, ये हमारा ई है। अब देखिए यहाँ से बनेगा, यहाँ से ग्राफ कैसे बनेगा, उस ग्राफ को ध्यान देना है। मतलब E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। लास्ट में सब कुछ करने के बाद ये ग्राफ बना लीजिएगा, 4 चांद लग जाएगा, और 4 चांद लगने के बाद आपका पूरा गॉस की प्रमेय क्या हो गई, खत्म हो गई, और गॉस की प्रमेय खत्म हो गई। इसी के साथ भारत माता की जय, और हम अपने सेशन को भी खत्म करते हैं। बस ध्यान दीजिएगा, लाइव कल नेट का प्रबंध कर रहे हैं, लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी, ऐसा नहीं है कि लाइव क्लासेस नहीं चलेंगी। तो सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।